बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम PSY 611 एथिकल इश्यूज इन साइकोलॉजी का शॉर्ट लेसन नंबर 20 को स्टार्ट करेंगे। तो लेसन नंबर 20 का नाम है थेरेपी टर्मिनेशन पार्ट 1। ये पूरा लेसन इस बेस पे है कि जब एज अ साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आप थेरेपी दे रहे होते हैं तो कौन कौन सी सिचुएशंस या कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से हालात होते हैं, उन हालातों में आप थेरेपी को टर्मिनेट कर सकते हैं, या कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं जो क्लाइंट खुद कर दे तो फिर क्या है कि आप एज अ साइकोलॉजिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से थेरेपी को फ़ौरन ख़त्म कर सकते हैं, आप थेरेपी नहीं दे सकते। तो ये लेसन नंबर 20 इसी बेसिस पर है। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, किन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है या किन व्यूवर से रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट ये है कि जिन्होंने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली प्लीज़ साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी को जानना चाहते हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक में भी फॉलो कर दें, प्लीज़ फॉलो कर दें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का लिंक भी मिल जाएगा। लेसन के स्टार्ट में आपको बताया गया है स्पेशल ऑब्लिगेशंस ऑफ द थेरेपिस्ट। इसमें आपको ना सबसे पहले व्हेन अ क्लाइंट थ्रेटन्स, मतलब कि जब क्लाइंट हमारे लिए ख़तरा हो तो क्या क्या करना चाहिए उन हालातों में। तो जब क्लाइंट से थ्रेट देता है तो ये ना काफ़ी सीरियस सिचुएशन हो सकती है। ऐसे क्लाइंट्स अक्सर ये चीज़ें फेस कर रहे होते हैं। ओके, नंबर 1 पे पर्सनल या फैमिली डिस्ट्रेस, मतलब डिफ़िकल्टीज़ इन पर्सनल या फैमिली लाइफ में होती हैं ऐसे जो हमारे लिए ख़तरा साबित हो रहे हो क्लाइंट्स। नंबर 2 पे मेंटल इलनेस, जैसे कि इम्पल्स कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 3 पे एंगर कंट्रोल का इश्यूज। और नंबर 4 पे एंटी सोशल बिहेवियर का हिस्ट्री भी होता है ऐसे क्लाइंट्स का। और मज़ीद ये कि इस तरह के केसेस में ना साइकोलॉजिस्ट को ना कुछ चीज़ें मददगार साबित हो सकती हैं। नंबर 1 पे क्लिनिकल कम्पिटेंस, मतलब प्रोफेशनल स्किल्स हो और अच्छे डायग्नोस्टिक स्किल्स हो। गुड डायग्नोस्टिक स्किल्स मतलब ये कि डायग्नोस करने की एबिलिटी हो। और नंबर 3 पे कॉन्फिडेंशनलिटी का इशू समझना, मतलब ये कि जो है कि आप अच्छे से राजदारी के जो मराहिल होते हैं ना, उन राजदारी के मराहिल में जो होने वाले इशू है उनको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकें। और नंबर 4 पे पोटेंशियल डेंजर का ख्याल रखना। और नंबर 5 पे केयरफुली एडवांस्ड प्लानिंग, मतलब पहले से प्लानिंग करना भी शामिल है। ये सब चीज़ें ना साइकोलॉजिस्ट को मदद देती हैं ताकि ना वो थ्रेट्स वाले सिचुएशंस को ना सही तरह से हैंडल कर सकें क्लाइंट के लिए। टर्मिनेटिंग थेरेपी की बात की जाए तो इसमें आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि ए पॉइंट पे कि साइकोलॉजिस्ट थेरेपी टर्मिनेट करता है जब ये रीजनेबली क्लियर हो जाती है कि क्लाइंट को और सर्विसेज की ज़रूरत नहीं है और वो ना बेनिफिट नहीं कर, और साथ में उसको बेनिफिट भी नहीं हो रहा, और और क्या है कि आप कंटिन्यूड सर्विसेज से उसे नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो देन ये कि आप थेरेपी को टर्मिनेट कर दें। बी पॉइंट में आपको बताया गया कि अगर क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच मेजर ट्रीटमेंट इश्यूज पर डिसएग्रीमेंट हो तो टर्मिनेशन यूज़फुल हो सकती है। सी पॉइंट में आपको बताया गया कि अगर क्लाइंट या किसी और शख्स से थेरेपिस्ट को थ्रेट या डेंजर महसूस हो तो थेरेपी टर्मिनेट करना ज़रूरी हो सकता है। सी पॉइंट में आपको बता दिया मैंने क्या क्या है। और डी पॉइंट की बात की जाए तो अगर थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच कन्फ्लिक्ट हो तो दोनों को ना मिलकर इशू डिस्कस करने चाहिए। ई पॉइंट में आपको बताया गया कि जब थेरेपी टर्मिनेट करनी हो साइकोलॉजिस्ट को ना प्री टर्मिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और अल्टरनेटिव सर्विसेज भी सजेस्ट करनी चाहिए। थेरेपी टर्मिनेशन प्रोसेस के हवाले से ना आपको इसमें ना बताया गया है। तो थेरेपी टर्मिनेशन प्रोसेस में सबसे पहले ये होता है कि थेरेपी टर्मिनेट करते वक्त काफ़ी स्मूथ प्रोसेस हो सकता है।
या थेरेपी को टर्मिनेट या टर्मिनेशंस की सिचुएशंस में गुजारने में काफ़ी स्मूथ प्रोसेस हो सकता है, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी देती है कि जहां थेरेपिस्ट और क्लाइंट ट्रीटमेंट के प्रोसेस को ना रिव्यू कर सकते हैं। इसके साथ ये भी जो है वो मदद मिलती है या मदद साबित होती है कि ताकि ना फ्यूचर में ना अगर सिम्टम्स दोबारा आए तो इनको ना मैनेज कर सकें और थेरेपेटिक रिलेशनशिप को ना प्रॉपरली क्लोज किया जा सके। एथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क, इसमें आपको बताया गया है कि एपीए एथिकल प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजिस्ट और कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स कोड ट्रीटमेंट टर्मिनेशंस को हैंडल करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क और स्पेसिफिक गाइडेंस जो है वो होती है। मतलब कि स्पेसिफिक गाइडेंस जो है वो ये देती है एपीए एथिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक कोड्स। और इसके ना प्रिंसिपल बेनिफिशेंस एंड नॉन मालफिसेंस कहा जाता है इनको, जो कि साइकोलॉजिस्ट के लिए होते हैं, और उन लोगों को फ़ायदा देना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट को ना उन लोगों को फ़ायदा देना चाहिए जिनके साथ वो काम करते हैं, और इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये जो एपीए के जो एथिक्स कोर्स हैं, ये एक्चुअल में ना प्रिंसिपल थेरेपी के कोर्स के साथ साथ टर्मिनेशंस के टाइम भी अप्लाई इसमें होते हैं। एथिक कोर्स में ना टर्मिनेशंस के बारे में ना स्पेशली ये पॉइंट दिए गए। नंबर 1 पे मतलब कि ए पॉइंट की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट थेरेपी टर्मिनेट करते हैं जब ये क्लियर हो जाता है कि क्लाइंट को सर्विस की ज़रूरत नहीं है, या वो बेनिफिट नहीं या उसको फ़ायदा नहीं मिल रहा, या वो नुकसान महसूस कर रहा है, तो देन क्या होगा कि टर्मिनेशंस हो जाएगी थेरेपी की। बी पॉइंट की बात की जाए तो साइकोलॉजिस्ट थेरेपी टर्मिनेट करते हैं जब क्लाइंट या उसके किसी रिलेशनशिप में शख्स उन्हें थ्रेट या डेंजर दे रहा हो, तो तब थेरेपी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। सी पॉइंट में आपको बताया गया है कि साइकोलॉजिस्ट प्री टर्मिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और अल्टरनेटिव सर्विस प्रोवाइडर्स सजेस्ट करते हैं। गाइडलाइंस फॉर थेरेपी टर्मिनेशन, इसमें आपको बताया गया है कि थेरेपी टर्मिनेशन दोनों थेरेपिस्ट और क्लाइंट को इनसिक्योर महसूस करवा सकती है। थेरेपिस्ट को ना ये डाउट हो सकता है कि क्या उन्होंने क्लाइंट की मदद की है या नहीं, और अगर क्लाइंट अनसेटिस्फाइड हो तो वो ना डिफेंसिव फील कर सकते हैं। क्लाइंट्स को भी ये डर हो सकता है कि टर्मिनेशंस इनकी ना गलती की वजह से भी हो रहा है, या वो सोच सकते हैं कि थेरेपी छोड़ने का मतलब है इनके लिए कोई सपोर्ट नहीं रहेगी। ओके, ऐसे में ना कुछ गाइडलाइंस हैं जो थेरेपी टर्मिनेशंस की डिस्कशंस में मददगार साबित हो सकती हैं। अब इन गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं। नंबर 1 पे जो गाइडलाइन है, याद रखें कि थेरेपी का पर्पस क्लाइंट की मदद करना है, ना कि थेरेपिस्ट की अपनी मदद उसमें शामिल हो जाए। तो दूसरा जो पॉइंट है कि अगर क्लाइंट को टर्मिनेशन से डिससेटिस्फेक्शन हो तो थेरेपिस्ट को ना डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। ओके, नंबर 3 पे क्लाइंट से आर्ग्यू ना करें और अपनी ना पर्सनल हर्ट फीलिंग्स को डिस्कशंस का पार्ट ना बनाएं। नंबर 4 पे कंपैशनेट, क्लियर और डायरेक्ट हो करना बात करें, चाहे रीज़न कुछ भी हो। नंबर 5 पे कभी कभी क्लाइंट को ब्लेम ना करें, चाहे टर्मिनेशन से क्लाइंट की वजह से हो या थेरेपिस्ट की वजह से हो। नंबर 6 पे क्लाइंट को ना बिना वार्निंग के छोड़ना नहीं चाहिए, बिना वार्निंग के ना छोड़ना नहीं चाहिए। और नंबर 7 पे कि अगर ज़रूरत हो तो थेरेपिस्ट को ना क्लाइंट के सवालों के जवाब देने चाहिए, जैसे कि अल्टरनेटिव सर्विसेज कहाँ से मिल सकती है। और नंबर 8 पे कि अगर ज़रूरत हो तो क्लाइंट को किसी हाईली क्वालिफाइड थेरेपिस्ट के पास रेफ़र करें जो इनकी ना स्पेसिफिक इश्यूज हैंडल कर सके। नंबर 9 पे टर्मिनेशन थेरेपी भी थेरेपेटिक इंटरवेंशन से करना एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। नंबर 10 पे अगर क्लाइंट ग्रीफ, अटैचमेंट या लॉस से स्ट्रगल कर रहा है तो इनको ना टर्मिनेशन प्रोसेस मैनेज करने में ना मदद देना ज़रूरी है। गाइडलाइंस फॉर थेरेपी टर्मिनेशंस, इसमें ना आपको बताया गया है कि इन द स्टार्टेड सेंडिंग टर्मिनेशंस लेटर टू द क्लाइंट।
ओके इसमें आपको ना इन द स्टार्टेड सेंडिंग टर्मिनेशंस लेटर्स या लेटर टू दी क्लाइंट में आपको बताया गया है कि टर्मिनेशन लेटर एक ना फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है जो थेरेपी के एंड होने और टर्मिनेशंस की रीजंस को रिकॉर्ड करता है। अगर क्लाइंट इमोशनल या एंग्री हो ड्यूरिंग टर्मिनेशन मीटिंग तो ये लेटर इनको ना रीजंस समझाने में मदद करता है। और ये लेटर फॉर्मली लग सकता है लेकिन ना कुछ सिचुएशंस में ये ज़रूरी होता है। अब कौन कौन सी सिचुएशंस में ज़रूरी होता है? नंबर 1 पे कि जब क्लाइंट को रिजेक्शंस प्रोसेस करने में मुश्किल हो रही हो। नंबर 2 पे जब क्लाइंट के साथ पुअर फिट की वजह से टर्मिनेशंस हो रही हो। नंबर 3 पे कि अगर क्लाइंट रिपीटेडली नो शो कर रहा हो तो टर्मिनेशंस लेटर एथिकल टर्मिनेशंस को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी हो सकता है। नंबर 4 पे कि अगर क्लाइंट बाद में क्लेम करे कि थेरेपिस्ट ने इन्हें अबंडन कर दिया है तो टर्मिनेशन लेटर इन्हें ना प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक थेरेपिस्ट एक क्लाइंट के साथ ना काफ़ी टाइम से काम कर रहा है लेकिन उन दोनों के बीच ना एक पुअर फिट हुआ है और क्लाइंट को थेरेपी कंटिन्यू करने में मदद नहीं मिल रही तो ना थेरेपिस्ट को ना उस क्लाइंट के लिए ना टर्मिनेशन लेटर भेजना चाहिए और ये लेटर इनको ना टर्मिनेशन से की रीजंस समझाने में मदद करेगा। और अगर क्लाइंट बाद में थेरेपिस्ट पर अबंडमेंट का इल्ज़ाम लगाए तो ये ना लेटर इनके डिफेंस में ना काम आएगा। इस तरह से ना ये जितने भी हमने पॉइंट पढ़े हैं ये थेरेपी टर्मिनेशंस के प्रोसेस समझाने और इसे ना एथिकल तरीके से हैंडल करने में बहुत ज़रूरी हेल्पफुल है। और ये स्टेप्स और गाइडलाइंस आपको ना हेल्प करेंगे ताकि ना आप किसी भी कम्प्लेक्स सिचुएशंस को ना इजीली जो है वो स्टूडेंट्स आप समझ सकें या एज अ साइकोलॉजिस्ट आप समझ सकें। ओवरऑल अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है कि गाइडलाइंस फॉर थेरेपी टर्मिनेशंस के बारे में आप कोई से पॉइंट्स लिखें तो 2-3 पॉइंट्स है। और ये जो लेटर है ना ये टर्मिनेशन लेटर सेंडिंग टर्मिनेशन लेटर टू दी क्लाइंट ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है या क्या क्या मेंशन किया जा सकता है इसके अंदर ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लेटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है। और ये एथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क की बात की जाए तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ हाईलाइट किए पॉइंट है जैसे कि बेनिफिशेंस एंड नॉन मालफिसेंस जो है वो किस में ज़रूरत होती है तो एथिक कोड प्रिंसिपल में ज़रूरत होती है। बेनिफिशेंस एंड नॉन मालफिसेंस की ज़रूरत होती है साइकोलॉजिस्ट के लिए। ओके साइकोलॉजिस्ट के लिए किस टाइप की ज़रूरत होती है? बेनिफिशेंस एंड नॉन मालफिसेंस की ज़रूरत होती है और ये किसके प्रिंसिपल के मुताबिक है? एथिक कोड्स के प्रिंसिपल के मुताबिक है। और थेरेपी टर्मिनेशंस में अगर बात की जाए तो या थेरेपी टर्मिनेशन के प्रोसेस की बात की जाए तो किस तरह से आप थेरेपी टर्मिनेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो 4 लाइनें हैं ना इसको तो मैंने पूरा पूरा हाईलाइट कर लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये इनको आप अच्छे से जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा कर लेना आप कर लीजिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और टर्मिनेटिंग थेरेपी में क्या क्या शामिल होता है ये कुछ हाईलाइट किए हुए पॉइंट हैं। ये 2-2 3-3 बस आप जो है ना इनको अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना। ओवरऑल ये था आपका लेसन नंबर 20 कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताएं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।